चलिए तो देखिएगा, मध्य भारत के इतिहास में आज हम टॉपिक कवर करेंगे आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि इससे ये समझना जरूरी है कि कैसे हम दिल्ली सल्तनत से आगे बढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत का ही एक गतिविधि जो है ये जुड़ कर आता है कहां पर, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की ओर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर हम लोग किसी सल्तनत काल के किसी व्यक्ति का या शासक का नाम याद रखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम यहां पर याद रखते हैं, क्योंकि उसी व्यक्ति ने, उसी शासक ने सबसे पहले दक्षिण अभियान के तहत जो है अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जिसने दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया था वो व्यक्ति है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद दूसरा जो व्यक्ति नाम आता है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कोशिश किया था दक्षिण के क्षेत्र में अपना साम्राज्य का विस्तार करने का। ठीक है, और इसी गतिविधियों के तहत याद रखिएगा कि दो ऐसे साम्राज्य का उदय होता है जिसे कहते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिएगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य क्या है और बहमनी साम्राज्य क्या है, तो इसके बारे में आपको यह जानना होगा कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो ये भारत का क्षेत्र और भारत के क्षेत्र में, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है भारत में। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये नदी है आपका, ये नदी आपका कृष्णा नदी। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका कृष्णा नदी है और यहीं पर आप देखेंगे यहां पर एक नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, नदी को थोड़ा सा याद रखिएगा, कृष्णा नदी और यहां पर है आपका तुंगभद्रा नदी। तो यहां पर आप एक बात याद रखेंगे कि कृष्णा नदी के उत्तर की तरफ, कृष्णा नदी के उत्तर की तरफ आपका बहमनी सल्तनत है। ठीक है, जो कि एक इस्लामिक सल्तनत है। ठीक है, मुस्लिम सल्तनत है। और इसी कृष्णा नदी के दक्षिण की तरफ आपका विजयनगर साम्राज्य है, जो कि एक हिंदू सल्तनत के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक इस्लामिक सल्तनत उत्तर की तरफ और एक हिंदू सल्तनत दक्षिण की तरफ आ गया। ठीक है, अब इसका कारण समझिएगा, इसका कारण क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है जैसे ही अपने राजधानी को परिवर्तित करता है तो उसके द्वारा जो है यानी कि दक्षिण के अभियान को प्रदर्शित करता है, या कि हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दक्षिण की तरफ अभियान करता है तो यहां पर एक क्षेत्र पर आक्रमण करता है, उसका नाम है काल्पी क्षेत्र। ठीक है, काल्पी क्षेत्र पर आक्रमण करता है और यहाँ के दो सेनानायकों को उठाकर कहां ले जाता है, अपने दिल्ली सल्तनत में, और बंदी बना लेता है। ठीक है, और ये दो व्यक्ति कौन है याद रखिएगा, एक है आपका हरिहर और एक का नाम है बुक्का। दोनों भाई हैं, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने वाले दोनों व्यक्तियों का नाम हरिहर और बुक्का है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, ये काल्पी नामक क्षेत्र पर आक्रमण करता है और यहाँ के दो सेनानायकों को क्या करता है, ले जाता है बंदी बनाकर और अपने बंदीगृह में बंद रखता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हरिहर बुक्का जो है ये इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनको छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के साथ ही इनको दिल्ली सल्तनत का विस्तार के लिए दक्षिण की तरफ भेज दिया जाता है कि आप जाओ दक्षिण की तरफ और दक्षिण की तरफ आक्रमण करके क्षेत्र का विस्तार करो। ठीक है, ऐसे में हरिहर और बुक्का जो है जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की तरफ आते हैं, यानी कि सॉरी आप ऐसा कह सकते हैं कि कर्नाटक के क्षेत्र में आते हैं, तो कर्नाटक के क्षेत्र में आकर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और यहीं पर एक साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर ये एक साम्राज्य स्थापित करते हैं जिसे कहते हैं आपका विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है काल्पी नामक क्षेत्र पर आक्रमण करता है, यहाँ के दो सेनानायकों को लेकर जाता है, बंदी बनाता है और बंदी बनाने के साथ ही इनको इस्लाम धर्म कबूल करवा लेता है और जैसे ही ये कबूल करते हैं इनको छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के साथ ही क्या होता है कि इन्हें शामिल करके दिल्ली सल्तनत के साथ शामिल करके इन्हें दक्षिण की ओर आपका विस्तार करने यानी दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए भेजा जाता है। और इसी क्षेत्र में याद रखिएगा कि कर्नाटक के क्षेत्र पर, ठीक है, कर्नाटक के क्षेत्र यानी तुंगभद्रा के नदी के आसपास का जो क्षेत्र है इन्होंने उसको विजित किया, जीता और जीतने के साथ ही उस क्षेत्र का नाम रखा विजयनगर साम्राज्य और इस तरीके से एक हिंदू साम्राज्य। और याद रखिएगा यहां पर सबसे बड़ी बात कि इन्होंने फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया। ठीक है, किसके कारण, तो एक धर्मगुरु थे, याद रखिएगा धर्मगुरु का नाम है विद्यारण्य। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, समझिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल्पी नामक क्षेत्र पर आक्रमण करने के साथ ही दो सेनानायकों को यह बंदी बनाता है जिसका नाम है हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा, और इनको
ठीक है, हाँ नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है हरिहर और बुक का, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बस बेसिक चीज पूछी जाती है कि विजयनगर साम्राज्य के स्थापक कौन थे या संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का का नाम याद रखिएगा। दोनों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि हरिहर और बुक्का जो है दोनों साम्राज्यों को स्थापित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा इनको बंदी बनाकर ले जाया जाता है और इस तरीके से इस्लामिक धर्म को कबूल कराया जाता है, जिसके कारण से छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के साथ ही इन्हें भेजा जाता है दक्षिण की तरफ आपकी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए। और इसी क्षेत्र को विजित करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर ये क्या करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं और इस तरीके से ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है, ठीक है। और उसके साथ ही याद रखिएगा बाद में, ठीक है, 1346-47 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको दोनों को हम पढ़ेंगे और एक दिन आपका विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे और दूसरे दिन हम क्या पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस साम्राज्य में एक बात याद रखिएगा आप कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों की स्थापना हुई थी, ठीक है। समय दर समय जो है 4 वंशों की स्थापना हुई। सबसे पहले जो वंश आया उसे कहा गया संगम वंश, ठीक है, संगम वंश याद रखिएगा। दूसरा वंश जो आया उसे कहा जाता है सालू वंश या सुलू वंश भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका तुलु वंश और अरामेडु वंश, ठीक है। इस तरीके से 4 वंशों का आपको याद रखना है। एक आपका संगम वंश, सालू वंश या सुलू वंश, तीसरा है आपका तुलु वंश और उसके बाद है अरामेडु वंश। आपको सिर्फ सामान्य तौर पर इनके स्थापत्य का, ठीक है, इनके जो स्थापना हुई है, इस वंशों की स्थापना जो हुई है उसके क्रम को ही पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है संगम, सुलु, तुलु और अरामेडु, ठीक है, याद रहेगा संगम, सुलु, तुलु और अरामेडु, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिएगा जितना भी आपने पढ़ा है बस उसी को आप हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने ही टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है और इस तरीके से आपका विजयनगर साम्राज्य जो है ये डिस्क्राइब होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा इस साम्राज्य की जो स्थापना है इस साम्राज्य की जो स्थापना है, ठीक है, लगभग 1336 से स्टार्ट होता है और 1565 तक चला जाता है, ठीक है। हालांकि हम इस साम्राज्य को अलग अलग कालक्रम के बिंदु से देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा 1336 का जो साम्राज्य है इसको हम 1350 इसलिए लिखते हैं क्योंकि शुरुआती समय में हरिहर और बुक्का जो समय, उस समय की जब देखी जाती है तो इस समय जो है याद रखिएगा अलग अलग क्रम पर हम उसको अलग अलग बिंदु से देखते हैं, ठीक है। लेकिन सही मायने में जो इनका समय काल है वो 1350 से 1365 तक चला जाता है और ये विजयनगर साम्राज्य का समय है, ठीक है, किसी एक वंश का समय नहीं है। जैसे अभी आप आगे देखेंगे कि अलग अलग वंशों का समय अलग अलग क्रम से देखा गया है, ठीक है। तो सभी वंशों को जब जोड़कर हम देखते हैं तो 1350 से 1365 तक का समय देखा जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, 2 भाइयों के द्वारा की गई थी जो वारंगल तेलंगाना के काकती राजा के सामंत थे पहले, ठीक है। और कंपिली या काम्पिली नामक आधुनिक कर्नाटक में, ठीक है, ये राज्य मंत्री बन गए थे, ठीक है। तो यहीं पर इस क्षेत्र में क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा काम्पिली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया और इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया, ठीक है, और इस्लाम की दीक्षित कर दिया, यानी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। और इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल भी किया था। उसके बाद जो है इनको छोड़ दिया गया, दक्षिण की तरफ दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने का प्रयास किया गया इनके द्वारा, ठीक है। और याद रखिएगा अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर ये फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर डाली, ठीक है। इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई, याद रखिएगा। अब एक बात यहां पर याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आपस में एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से भीषण लड़ाई करते थे। अब इसका कारण समझिएगा, फिर से वापस मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा देखिएगा। तो देखिएगा इसका मुख्य कारण है कि दोनों का अपना एक महत्वाकांक्षी राज्य विस्तार करना। अब समझिए ये जो क्षेत्र है आपका, ये बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र है, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र है और ये आपका क्षेत्र है विजयनगर साम्राज्य का। अब ये समझिए अपने राज्य का विस्तार करें तो करें कहां, उत्तर की तरफ है मजबूती से बैठा हुआ आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है, सुल्तान, और ये उत्तर की तरफ जा नहीं सकते, ठीक है, तो जाएंगे कहां, दक्षिण की तरफ। और इधर आपका है समुद्र, ये नीचे नहीं जा सकते तो जाएंगे कहां, उत्तर की तरफ। ऐसे में आपस में लड़ते ही रहते थे आपस में,
ठीक है। सबसे बड़ी बात, इनका राज्य विस्तार का नियम जो है एक दूसरे में, जब तक एक दूसरे को हराएंगे नहीं तब तक ये आगे बढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि इनके बारे में जब आप देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य लगातार बहमनी साम्राज्य से, और बहमनी साम्राज्य लगातार क्या करता था, विजयनगर साम्राज्य को ढकेलते रहता था, यानी उसके राज्य को जीतता और हारता लगातार। इसीलिए इसी में आपको कुछ युद्ध याद रखने हैं। तालीकोटा का युद्ध जो है आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तालीकोटा के युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था और क्या क्या घटनाएं घटी थी। लेकिन याद रखिएगा, इनके कारण जो है ये लगातार साम्राज्य का विस्तार, एक दूसरे के राज्य को छीनना और लगातार जो है राजाओं को हराना, ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य उत्तर की तरफ और विजयनगर साम्राज्य आपके दक्षिण की तरफ था। ठीक है, अब इसी के बीच में याद रखिएगा, यहां पर देखिएगा कि यहां पर है तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र और ये है आपका कृष्णा नदी का क्षेत्र। ठीक है, ऐसे में यहां पर जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि था। जैसे हम गंगा दोआब क्षेत्र पढ़ते हैं, ठीक है, महानदी और शिवनाथ दोआब क्षेत्र पढ़ते हैं, उसी प्रकार ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी दोआब क्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हम ये मानते हैं इन क्षेत्रों को कि ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, और ऐसे क्षेत्र के लिए लगातार शासक लड़ते थे। ठीक है, तो इसके कारण भी लगातार युद्ध होता रहता है। किसके लिए, आपके तुंगभद्रा और कृष्णा नदी दोआब क्षेत्र के कारण। याद रखिएगा, ये दो बड़े सबसे बड़े मुख्य कारण है कि जिसके कारण जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके मध्य जो है लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती थी और लगातार एक शासक दूसरे शासक को लगातार हराते रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के क्रम पर देखिएगा, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि उनको हिंदू धर्म में फिर से वापस किसने लाया था, विद्यारण्य ने लाया था। याद रखिएगा, धर्मगुरु थे ये। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर याद रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस वंश, इस जगह पर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है 4 वंशों की स्थापना हुई थी। 4 वंश लगातार आते हैं, इनका क्रम ये है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले जो है, सबसे पहले संगम वंश, हरिहर प्रथम जो है, जिसको हरिहर और बुक्का कहते हैं आप, तो उसके द्वारा जो है संस्थापक के तौर पर माना जाता है हरिहर और बुक्का। ठीक है, इनका जो काल है वो है 1336 से लेकर 1356 तक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो अंतिम शासक है विरूपाक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सालू वंश या सुलू वंश। ठीक है, सालू नरसिंह जो है संस्थापक था इसका, 1485 से 1505 के बीच में इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, और इम्बाड़ी नरसिंह जो है इसका अंतिम शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पर पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बहुत सरलता से समझा देता हूं कि जब आप विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य पढ़ते हैं तो आपके पीएससी 2020-21 में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि तेनालीराम जो है किसके साम्राज्य में था, 8 कवियों वाला शासक कौन रहा है विजयनगर में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा, बहुत सरल पेपर, मतलब आपका क्वेश्चन बहुत सरल होगा, जो लिखा है वो पूछा जाएगा, बस आपको एट ए टाइम रिकॉल करना आना चाहिए कि आप जब क्वेश्चन को देखें तो आप जैसे मान लीजिए आज से 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद या 1 महीने 2 महीने बाद एग्जाम देंगे तो आपको ये शायद क्रम याद रहे या ना रहे, आप सुलू से तुलू कर ले पहले। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको फोकस करनी होगी कि आप रिकॉल करें। देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, सभी का दिमाग अच्छा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जाम में बैठने के बाद रिकॉल कौन कर पाता है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी घटना है हमारे यहाँ की, मतलब बच्चों में जो कमी है, पढ़ने की कमी नहीं है। कुछ लोग होते हैं 2 घंटे में अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 2 दिन में अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो रिकॉल सबसे बड़ी कमी है। इसका सबसे बड़ा या सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक से अधिक बार किसी चीज को पढ़ें, तो रिकॉल करना भी सीख जाएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा, जब आप यही कारण है कि मैं आपको पढ़ाते हुए क्वेश्चंस भी जज करा रहा हूं, कि मतलब आपको बता देता हूं कि यहां से एक क्वेश्चन है, इस नंबर को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा पक्का है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका सेटल डाउन होगा कि आप पूरी थ्योरी पे जब सेकंड टाइम पढ़े तो पूरी थ्योरी ना पढ़ करके क्वेश्चन से थ्योरी पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसको आंसर पढ़ लीजिए, आंसर बहुत अच्छा कवर कर पाएंगे। यही तरीका है इतिहास को बेहतर पढ़ने का। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, पहला है संगम, दूसरा है सालू, तीसरा है तुलु और फिर है अराविडू या अरावेडू। ठीक है, याद रखिएगा। तो हरिहर प्रथम जो है संगम वंश का, सालू नरसिंह जो है ये आपका सालू वंश का, और वीर नरसिंह जो है तुलु वंश का है। और यहां पर याद रखिएगा सदाशिव राय जो है अंतिम शासक है आपका तुलु वंश का। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा अराविडू जो है तिरुमल पहला व्यक्ति यानी कि संस्थापक है इसका, और रंग तृतीय जो है ये आपका अंतिम व्यक्ति है। ठीक है, 1570 के बाद से यहां पर अराविडू वंश जो रहता है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कहां पर, संगम वंश और सुलु वंश पे। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तुलु पे थोड़े कम क्वेश्चन बने हैं न के बराबर, और अराविडू से भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 वंश थे तो चारों वंश का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो मैं यहां पर बता दूं कि आपको 3 क्वेश्चन यहां पर बनेगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें आप यहां पर याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे। ठीक है, इनका क्रम याद रख लेंगे आप। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा प्रथम संस्थापक या प्रथम
व्यक्ति की बात कर लेंगे, संस्थापक की बात कर लेंगे दूसरा क्वेश्चन के तौर पर, संस्थापक। और तीसरा याद रख लीजिएगा अंतिम व्यक्ति, ठीक है। और मोटा मोटी एक बात थोड़ा सा याद रखना है आपको कि कितने से कितने काल के बीच में का समय रहा है इनका, ठीक है। मतलब इस काल का जो समय दौरान रहेगा, तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जैसे देखिए यहाँ पर 1505 से 1570 का समय है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय का समय कौन सा है, तो याद रखिएगा मुगल काल आ रहा है वहां पर 1526 में, उत्तर की तरफ 1526 में, ठीक है। क्योंकि पानीपत का जैसे युद्ध होता है उसके बाद इब्राहिम लोदी को हराकर कौन आता है, बाबर आता है। तो बाबर के आने के कारण क्या हुआ, वहां से 1526 से मुगल काल स्थापित हो गया है, ठीक है। तो मुगल काल की स्थापना के बाद आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि दक्षिण में तुलु वंश आ चुका है यहाँ पर 1505 से 1570 के बीच का समय। तो मोटा मोटी आपको थोड़ा काल का भी एक कैलकुलेशन याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम जो है 1336 से 1356 तक का समय रहा है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। तो हरिहर प्रथम जो है संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी, ठीक है, अनेगोंडी याद रखिएगा, ठीक है। ये पहला, आप चौथा क्वेश्चन ले सकते हैं इसको कि अनेगोंडी इसकी पहली राजधानी थी, ठीक है। चौथे नंबर का क्वेश्चन रहेगा आज का। अब इसको याद रखिए अनेगोंडी कहां पर है, ठीक है। तो अनेगोंडी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है, याद रखिएगा, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित आपका अनेगोंडी, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर था। तो इससे दिक्कत ये हो रही थी कि ये सुरक्षित नहीं था, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर होने के कारण ये सुरक्षित नहीं था। और चूंकि लड़ाई कहां पर होती थी, हमेशा तुंगभद्रा नदी और दोआब क्षेत्र के लिए होती थी, तो इसको पता था कि यहां पर ये सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए इसने क्या किया, अपना राजधानी बदल दिया, याद रखिएगा। तो इसने बाद में अपना राजधानी बदल दिया। और अब देखिएगा हरिहर के सिंहासनरोहण का वर्ष 1336 बताया जाता है, ठीक है। मतलब 1336 का समय जो है इसने सबसे पहले अपने राज्यारोहण किया, ठीक है, यानी कि अपना राज्याभिषेक किया, ठीक है, राजा बना। और उसके बाद याद रखिएगा हरिहर ने विजयनगर, और वर्तमान में जिसको हम्पी कहते हैं आप, ठीक है, कर्नाटक का जो क्षेत्र विजयनगर, याद रखिएगा, उसको द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष, ठीक है, हम्पी में अभी भी विद्यमान है, यानी इसको यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया हम्पी क्षेत्र को कर्नाटक में। और याद रखिएगा ये धरोहर, विश्व धरोहर के तौर पर जाना जाता है हम्पी क्षेत्र जो है। और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा कि हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य या फिर विजयनगर जो है, इसको विजयनगर मतलब हम्पी जो क्षेत्र है इसको विजयनगर बोला, ठीक है। विजयनगर क्यों, क्योंकि इसको इसने जीता था और जीत वाले जो क्षेत्र है इसको अपने राजधानी बनाया हम्पी क्षेत्र को, जिसको विजयनगर कहा जाता है, ठीक है। तो पहला कहां था, तो पहला था अनेगोंडी, याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पर तट पर था आपका पहला राजधानी, ठीक है, संगम वंश का। चलिए आगे देखिएगा इसमें। इसके बाद देखिएगा हरिहर प्रथम आरंभ में विजयनगर राज्य सहकारी राज्य व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया और विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर, ठीक है, दक्षिण में कावेरी नदी तक इसका विस्तार किया, ठीक है। हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया। उसने काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश, स्थल और नाडुओं में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो नाडु मतलब जैसे तमिलनाडु का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, इनका प्रशासन व्यवस्था था। जैसे प्रशासन व्यवस्था मतलब बड़ा क्षेत्र, उसके अंदर छोटे क्षेत्र, फिर उसके अंदर छोटे क्षेत्र, इस तरीके से प्रशासन की एक व्यवस्था तय की गई थी, ठीक है। जिसमें देश सबसे बड़ा होता था जिसका राजा होता था, उसके बाद स्थल और फिर नाडु उससे छोटे होते थे, प्रांत होते थे, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जो है राज्य व्यवस्था जो है काकतीय वंश में आपने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो काकतीय वंश का जो पहले जो है अभी आगे जाकर भी पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो इस पे याद रखिएगा स्थल और नाडुओं का विभाजन जो है अपने प्रशासन को मजबूत करने या उसके विस्तार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हरिहर प्रथम ने बुक्का की सहायता से अपने राज्य का विस्तार कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक कर लिया था। बस इतना याद कर लीजिएगा, बाकी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो आप इतना याद रखेंगे कि हरिहर प्रथम ने बुक्का की सहायता से अपना राज्य का विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी तक कर लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है आता है समय किसका, बुक्का का, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उसका भाई जो है यहाँ पर शासन करता है, हरिहर के बाद बुक्का आता है, ठीक है। तो देखिएगा अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1356 में बुक्का सिंहासन बैठा और उसने 1370 तक शासन किया था। एक महान योद्धा, राजनीतिक और विद्या प्रेमी, ठीक है। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण सागरों का स्वामी कहा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पांचों क्वेश्चन है कि किसे अभिलेखों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण का सागरों का स्वामी कहा गया है। तो याद रखिएगा ये पांचवें नंबर का क्वेश्चन आज का, याद रखिएगा, जिसमें बुक्का जो है आंसर आएगा कि बुक्का प्रथम को, याद रखिएगा,
क्योंकि ये देखिए एक महान योद्धा है, साथ ही साथ राजनीतिक भी है और विद्या प्रेमी भी है, तो इसे अभिलेखों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र का सागरों का स्वामी कहा गया है, क्योंकि इसने देखिएगा इस क्षेत्र में है आपका विद्यानगर साम्राज्य, ठीक है। तो उत्तर का शामिल नहीं किया जाता है। देखिए पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है, के सागरों का स्वामी, ठीक है, उत्तर का नहीं, उत्तर क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं इसको, ठीक है। उत्तर में क्या है, बहमनी साम्राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके आगे, अब देखिएगा बुक्का प्रथम का जो एक सबसे बड़ी घटना है ना, वो घटना है मदुरई के क्षेत्र का विजय करना, ठीक है। इसने, इसका पुत्र था, याद रखिएगा, इसका एक पुत्र है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा, इसके पुत्र के द्वारा जो है मदुरई क्षेत्र को जीता गया था, ठीक है। तो उसी के संबंध में याद रखिएगा, जब ये राजा था तो इसने अपने पुत्र को मदुरई को जीतने के लिए भेजा था, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा देखिएगा। तो देखिएगा बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरई विजय है, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया था। मदुरई विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था, ठीक है। तो अपने पुत्र को भेजा था कंपन को, और इसने जीत लिया था। और जीतने के कारण याद रखिएगा एक घटना जो घटती है वो है गंग देवी, जो इसकी पत्नी है, कंपन की पत्नी है, इसने एक पुस्तक लिखा था मदुरई विजय, ठीक है, मदुरई विजयम, याद रखिएगा। किसने लिखा है, गंगा देवी ने लिखा है, गंगा देवी नाम था इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद देखिएगा उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य से हुआ। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी, ठीक है। तो याद रहेगा आपको 1336 से स्टार्ट हुआ है आपका विजयनगर साम्राज्य, और उसके बाद याद रखिएगा 1347 में यह स्टार्ट हुआ है आपका बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो लगभग 10-11 साल का फर्क है। और इसी के बाद याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य से लगातार इनका अब लड़ाई जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका कारण समझिएगा, अभी तक आप लड़ाई का सामना नहीं देखेंगे, लेकिन अब इसके बाद क्या है, लगातार जो है जैसे ही 1347 आ जाता है उसके बाद इनकी लड़ाइयां प्रारंभ होती हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा बुक्का प्रथम के समय जो है, अब यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक अफगान अलाउद्दीन हसन, जिसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ था, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, उसने गद्दी नसीन होने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से खिताब धारण किया था, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो बात है ये आपके विजयनगर साम्राज्य के साथ बहमनी साम्राज्य की बातें बताई जा रही है कि बहमनी साम्राज्य कैसे डेवलप हुआ था उसके बारे में ये, ठीक है। तो याद रखिएगा एक अफगान अलाउद्दीन हसन जो है, जिसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा के में रहते हुए हुआ। उत्थान मतलब होता है कि कैसे वो राजा बना, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पहले वो क्या था, एक अफगान अलाउद्दीन हसन है, ठीक है, जिसका उत्थान हुआ कि ये गंगू नामक एक ब्राह्मण, ठीक है, की सेवा में रहते हुए हुआ, और जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा उसने गद्दी नसीन होने पर, यानी कि अपना जो राज्याभिषेक है ये प्रारंभ किया, ठीक है। और बाद में अलाउद्दीन के नाम की जगह पर क्या रखा गया, इसका नाम बहमन शाह, और इसी के नाम पर जो है बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ है, ठीक है, बहमन शाह, याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य किसके नाम पर है, तो बहमन शाह के नाम पर है, जिसे पहले जो है हसन गंगू के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में, तुंगभद्र के दोआब, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा और मराठवाड़ा प्रदेश में भी था, ठीक है। मतलब यहाँ पर लगातार इनकी लड़ाइयाँ होती थी। मुख्य तौर पर कहाँ पर होती थी, तो याद रखिएगा दोआब क्षेत्र, मैंने बताया आपको दोआब क्षेत्र में मुख्य तौर पर होता है क्योंकि उपजाऊ भूमि उसी क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में याद रखिएगा कि दोआब क्षेत्र के लिए काफी बार लड़ाई होती थी इनकी, और लगातार जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। अब ये 3 क्षेत्र याद रखिएगा, मुख्य तौर पर 3 क्षेत्र हैं। तो पहला है आपका तुंगभद्र का दोआब क्षेत्र, दूसरा आपका कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र, ये भी बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा मराठावाड़ा का क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र का दक्षिण का जो क्षेत्र है, मराठावाड़ा क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 क्षेत्र याद रखिएगा जहां पर इनकी लड़ाइयां सामान्य तौर पर होती थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा इसके बाद आता है कौन, हरिहर द्वितीय, ठीक है। अब हरिहर द्वितीय जब शासन में आता है तो देखिए इसने जो है पहला हरिहर प्रथम आया, ठीक है, दूसरे बार में बुक्का आया, ठीक है, और बुक्का के बाद फिर कौन आएगा, हरिहर द्वितीय आता है, ठीक है। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय ने 1377 से 1406 में, ठीक है, के अधीन जो है विजयनगर साम्राज्य के पूर्वी समुद्री तट की ओर जो है प्रादेशिक विस्तार किया और इस नीति को आरंभ किया था, ठीक है। मतलब हरिहर जब द्वितीय आता है तो इसके समय जो है अब स्थिति थोड़ी मजबूत होती है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज और
राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसको याद रखिएगा आज का छठवां क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी महाराजा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था अपने शासन दौर में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका छठवां क्वेश्चन है आपका आज का, कि किस विजयनगर साम्राज्य के शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा हरिहर द्वितीय ने की थी। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु उसने शैव, वैष्णव और जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, यही इसकी खासियत थी, याद रखिएगा। विरूपाक्ष जो है दक्षिण भारत के देवता के तौर पर जाने जाते हैं, याद रखिएगा। और फिर भी विरूपाक्ष का उपासक था, लेकिन उसके बावजूद जो है ये शैव, वैष्णव और जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण देता था। ठीक है, यानी कि धर्म के बराबर जो है सहानुभूति रखता था, सभी धर्म को मानने वाला व्यक्ति कहलाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत, ठीक है, पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को दिया जाता है, याद रखिएगा। और ये मैं बोलूंगा आज का सातवां क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे सातवां क्वेश्चन के तौर पर, क्योंकि हरिहर द्वितीय से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। संस्थापक तो बहुत आसान से आप बोल पाएंगे कि हरिहर प्रथम, हरिहर बुक्का जो है इन्होंने संस्थापक के तौर पर कार्य किया, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। लेकिन अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किसने किया था, तो हरिहर द्वितीय ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राजव्यास, ठीक है, यानी राज वाल्मीकि की उपाधि दी जाती है। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार, ठीक है, साय राणाचार्य, ठीक है, याद रखिएगा, साय राणाचार्य, ठीक है, उसके मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही उसके अभिलेख में माधव विद्यारण को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो यही आपके बेसिक क्वेश्चंस है जो कि टफ बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कि किसके दरबार में कौन रहता था, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। और माधव विद्यारण जो है इसके सर्वोच्च प्रकाश के अवतार के तौर पर माने जाते हैं अभिलेखों में। ठीक है, अभिलेखों में इनकी जो जानकारी मिलती है विद्यारण के बारे में, ये माने जाते हैं सर्वोच्च प्रकाश के तौर पर, कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें हिंदू धर्म के विस्तार के काम किया था किसने, विद्यारण ने काम किया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, हरिहर द्वितीय का जो समय रहा है इसमें भी जैन धर्म का अनुयायी और नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरुगापा उसका सेनापति था, और 1404 में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल शासकों का राज्य था। ठीक है, तो वारंगल का भी विस्तार था उस क्षेत्र में, यानी तेलंगाना का क्षेत्र की बात हो रही है। और हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया। उसने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, आज का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैं बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में हमेशा राजा कैसे बनते थे। देखिए, सभी जगह पर राजा का कॉन्सेप्ट क्या था कि राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, यहां पर राजा का भाई ही राजा बनेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट था पहले। लेकिन जब हरिहर द्वितीय आता है तो इसने क्या कर दिया, उस परंपरा को चेंज किया और अपने पुत्रों को फिर गवर्नर बनाया और शासक बनाने का प्रारंभ किया। ठीक है, वरना पहले क्या होता था, भाई को ही गवर्नर या राजा बनाया जाता था। इसलिए हमेशा देखेंगे आप कि भाइयों का क्रम चल रहा था, और जब भाई नहीं होते थे तो पुत्र पे जाते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने भाइयों को जगह देने के बजाय क्या किया, पुत्रों वाली परंपरा चालू कर दी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद है देवराय प्रथम। याद रखिएगा, देवराय प्रथम के समय से कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा, पहले नंबर पर आया हरिहर प्रथम, फिर उसके बाद बुक्का। ठीक है, बुक्का के बाद हरिहर फिर से पुनः आता है, और हरिहर के बाद कौन आता है, देवराय प्रथम। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम जो है ये सिंहासन रूढ़ होता है, यानी कि इस तरीके से जो है सिंहासन में आता है। ठीक है, और यहां पर देखिएगा कि बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ। ठीक है, अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया तथा बांकापुर को दहेज में दे दिया था। याद रखिएगा, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य के संबंध में थोड़ी कहानी यहाँ पर मिलती है। तो देव राय प्रथम के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके समय जो है किसने आक्रमण किया था, फिरोज शाह बहमनी शासक जो था फिरोज शाह ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण में देवराय प्रथम को हरा दिया गया, और हराने के पश्चात एक संधि हुई, और उस संधि के तहत दो काम हुए, जिसमें अपनी पुत्री का विवाह भी कराया फिरोज शाह के साथ, और साथ ही साथ बांकापुर जो क्षेत्र था उसको दहेज में दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा देवराय प्रथम के समय, और आप इसको याद रखेंगे 10वें क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, 10वें क्वेश्चन के तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, कि फिरोज शाह ने किसके समय आक्रमण किया था, तो देवराय के समय जो है आक्रमण किया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा देवराय प्रथम के समय जो है और दो घटनाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं 11वां और 12वां क्वेश्चन के तौर पे बोलूंगा। याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पर एक हरिहर बांध का निर्माण करवाया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, हरिहर बांध का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा 11वें नंबर पे क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है,
कि हरिहर बांध का जो निर्माण कराया था वो देवराय प्रथम ने कराया था, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी उसकी संधि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर जो है निर्माण या स्थापत्य के बारे में पूछा जब क्वेश्चन जाता है तो यहां पर याद रखिएगा देवराय प्रथम ने ही बांध का निर्माण कराया था। किसमें? तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर जल की कमी को दूर किया जा सके, और इन नहरों के द्वारा जो है आसपास के खेतों की सिंचाई भी होती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके कारण, इसके नहर बनाने के कारण जो है उसके राजस्व में लगभग 3,50,000 करदाताओं की वृद्धि हुई थी। ठीक है, यानी कि करदाताओं की वृद्धि हुई, करदाताओं के, और साथ ही साथ सिंचाई के प्रयोजन से याद रखिएगा हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि देवराय प्रथम ने जो सबसे बड़ा काम किया है, ठीक है, हालांकि फिरोज शाह से ये हार गया था, लेकिन तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और हरिद्रा नदी पर भी बांध बनाया, और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने के कारण इसके राजधानी जो क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र? हम्पी जो क्षेत्र है, उस विजयनगर क्षेत्र में अब जो है सिंचाई यानी पानियों की कमी दूर हुई, जल की कमी जो दूर हुई, इसके कारण खेती व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके राजस्व में लगभग 3,50,000 करदाताओं की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, इस तरीके से कृषि का कार्य बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा इसका। ठीक है, इसके बाद देखिएगा देवराय प्रथम के समय जो है याद रखिएगा इटालियन यात्री, ठीक है, डी कांटी जो है यहां पर आया था। याद रखिएगा इसके समय यात्रा किया था, भारत की यात्रा किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर आपको याद रखना है आज का 12वां क्वेश्चन इस संदर्भ पर। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि किसके समय फारसी यात्री आया था, किसके समय इटालियन आया था। तो याद रखिएगा देवराय प्रथम ये पहला है, इसके समय इटालियन आया था। ठीक है, डी कांटी याद रखिएगा 1430 में आया था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। उसने नगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया है। याद रखिएगा देवराय प्रथम हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था, और ये आपका 13वां क्वेश्चन है। याद रखिएगा यही सारे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आते हैं। याद रखिएगा कि देवराय प्रथम के समय जो है हरविलास नामक ग्रंथ की रचना हुई थी, और किसने किया था? तेलुगु कवि श्रीनाथ ने किया था। ठीक है, श्रीनाथ ने किया था। याद रखिएगा हरविलास नामक ग्रंथ की रचना, ठीक है, तेलुगु कवि थे प्रसिद्ध, ठीक है, और किसके दरबार में थे? देवराय प्रथम के दरबार में थे। याद रखिएगा इसके समय एक इटालियन यात्री जो है डी कांटी जो है ये आया हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसके बाद। अब इसके बाद देखिएगा अब शासक जो आते हैं वो छोटे छोटे कालक्रम के लिए आते हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रामचंद्र 6 महीने के लिए, देखिएगा 1422 में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र रामचंद्र उसका उत्तराधिकारी बनता है, किंतु 6 माह तक ही शासन कर पाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके बाद जो है फिर से 6 माह तक के लिए विजय प्रथम आएगा, और फिर देखिएगा विजय प्रथम शासक बना जो विजय भूपति, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप से प्रसिद्ध हुआ। संभवतः इसने भी मात्र 6 महीने तक ही शासन किया था। ठीक है, तो 6-6 महीने तक शासन करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, अब इसका शासनकाल भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो देवराय प्रथम के बाद आप किसको याद रखेंगे? सीधे से देवराय द्वितीय को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा देवराय द्वितीय जो है 1422 में सिंहासन पर बैठा। इसने गज बैठकर या हाथियों का शिकारी, ठीक है, और इम्बाडी, याद रखिएगा प्रौढ़ देवराय, ये दो जो उपाधि लिया है इसने अपने पावर के साथ लिया है। कहने का मतलब है कि इसने 2 उपाधि लिया। पहला गज बैठकर, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और इम्बाडी के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आज का। ठीक है, कि गज बैठकर नामक उपाधि किस शासक ने लिया था विजयनगर साम्राज्य में? तो देवराय द्वितीय ने लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैविक शासक इंद्र के अवतार मानते थे। ठीक है, तो इसका कार्य जो प्रशासन था वो इस तरीके का था कि इसे कुछ लोगों ने क्या कहा था कि इंद्र के समान जो है ये शासक है। ठीक है, साथ ही साथ देवराय द्वितीय ने संगम वंश का महानतम शासक माना गया, और उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका, ठीक है, सिलोन के तट तक विस्तृत हो गया था। अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया था। ठीक है, तो याद रखिए किसने अपने सेना में तुर्कियों को भर्ती किया था, यह भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, देवराय द्वितीय ने। तो देखिए छाट कर अगर आप निकालेंगे ना क्वेश्चन, आपके पास लगभग 20 से 25 क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यकीन कीजिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आप
इधर सॉल्व करिए और इधर आपका विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से कंप्लीट। जब भी आप एग्जाम देने जाए तो उस 25 क्वेश्चन को देख कर जाए, ठीक है। आपके फोकस में देखिएगा उस क्वेश्चन से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उससे लॉजिकल तौर पे भी आंसर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इसने 2000 धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, सेना को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा मुस्लिमों की भर्ती किया था, यही आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि किसने अपनी सेना पर अधिकतम मुस्लिमों को भर्ती किया था, तो देवराय द्वितीय ने किया था, ठीक है। कांटी कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील की है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर इन्होंने घाटियों के चारों ओर घेरा बना दिया है, ठीक है। तो कांटी जो है इटालियन यात्री जो कि देवराय प्रथम के समय जो है आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो राजवंश रहा है उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी उसके बारे में है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे इसको कि इस राजवंश में, ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग यात्री आए हुए थे, ठीक है, किसके किसी समय में आए थे। आपको दो सबसे ज्यादा चीजों को याद रखना है, एक आपको याद रखना है इटली को और एक याद रखना है फारस को, ठीक है। तो इटली को और फारस को याद रखिएगा, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, तो याद रखिएगा इटली वाला पहले आया था, निकोलो कांटी, डी निकोलो कांटी कहा जाता है, ठीक है। और अब्दुल रजाक जो है ये फारस से था, याद रखिएगा, ये दूसरे नंबर पर आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा तो देखिएगा विवरण जो है अपने बिंदु पर दो मुख्य तौर पर याद रखिएगा। अब्दुल रजाक जो है फारस से, निकोलो कांटी इटली से, पायस पुर्तगाली से, ठीक है, बारबोसा पुर्तगाली से, सीजर फेडरिक पुर्तगाली से और नुनीज जो है पुर्तगाली से और निकितिनी रूस से, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक यात्री किस देश से थे, पुर्तगाल से, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है इटली और फारस को, निकोलो कांटी को और अब्दुल रजाक को याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ज्यादा अब्दुल रजाक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा यात्री आया था, तो इटली का निकोलो कांटी आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनके बारे में याद रखिएगा कि देवराय प्रथम कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय तालीकोट युद्ध के बाद भारत का, ठीक है, और उसके बाद अच्युत देवराय और मोहम्मद तृतीय जो है इसके शासनकाल में ये लोग आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके क्रम पर आपको याद रखना है कि ये अलग अलग वंश के कारण है, इसलिए अभी आप इनके बारे में नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिएगा इसमें किसने विजयनगर साम्राज्य की वर्णन किया है, तो याद रखिएगा निकोलो कांटी ने विजयनगर रहस्य शहर का वर्णन किया है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कि किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य के या शहर का वर्णन किया है, तो निकोलो कांटी या विगलो डी कांटी ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किसने किया है, तो पायस ने किया है। सती प्रथा का वर्णन किया है आपके बारबोसा ने, और विजयनगर का वर्णन किया है, याद रखिएगा, सीजर फेडरिक ने, और सती प्रथा का उल्लेख जो है हुआ है नुनीज के द्वारा, और विजयनगर के असमानता का वर्णन किया गया है, ठीक है, नगर के निकितिन ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको संभावना के तौर पर कम से कम 5 बार से 10 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको याद रख पाए, ठीक है। देखिए इसमें से ये नहीं कहा जा सकता कि इस क्वेश्चन को ये यहां से आ जाएगा और यहां से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की संभावना कहां पर होती है, अधिकतर आपके सेंट्रल लेवल के क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं ना, उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी किस्मत बहुत खराब होती है तो पीएससी और व्यापक में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर मैं बता दूं कि अभी तक ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन यही दो हैं, अब्दुल रजाक और निकोलो कांटी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा इसके बाद देवराय द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो है भारत आया था और दूसरे देशों की दूर दूर तक यात्रा की थी, ठीक है। तो पहले कौन आया था, निकोलो कांटी, ठीक है, दूसरा अब्दुल रजाक, याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ एक बात और याद रखिएगा, वहां पर एक मिसप्रिंट है देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के समय, ठीक है। तो यदि आपको याद रखना है तो निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय आया था और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय आया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा अब्दुल रजाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य पहुंचा था। अब्दुल रजाक मानता था कि उसने दुनिया के जितने भी नगर देखे थे या जितने भी नगरों के बारे में सुना था, विजयनगर उनमें से सबसे भव्य नगर में से एक था, ठीक है। तो अब्दुल रजाक के बारे में याद रखिएगा, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का वर्णन किया है इस जगह पर, ठीक है। अब देखिएगा तेलुगु प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दिनदीमा को एक शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है कि देवराय द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, तो दिनदीमा, याद रखिएगा, दिनदीमा, ठीक है, हाँ दिनदीमा थे। और इसको किसने हराया था शास्त्रार्थ में,
तो श्रीनाथ ने हरा दिया था, याद रखिएगा, तेलुगु कवि है श्रीनाथ। ठीक है, देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी, सम्मानित किया और उस पर सोने के सिक्कों की, ठीक है, कनकाभिषेक सम्मान या बौछार कर दी थी। कनकाभिषेक मतलब होता है ऐसे सोने के सिक्के उसके ऊपर ऐसा निछावर कर देना। ठीक है, जनरली ऐसा करते हैं, पैसे वैसे उड़ाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो वही था यहाँ पर, सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं, कनकाभिषेक सम्मान करना या बौछार कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो है शास्त्रार्थ में इतना ज्यादा तेजस्वी थे, ओजस्वी थे कि इसने इनके दरबारी कवि को हरा दिया था। ठीक है, जिससे खुश होकर इसको उपाधि भी दिया। ठीक है, सार्वभौम की उपाधि दी। ठीक है, और इनके लिए जो है सोने के सिक्के जो है उसकी बौछार कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा मल्लिकार्जुन। ठीक है, याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराय प्रथम की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी और मल्लिकार्जुन ने शासनकाल में महुआन नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा महुआन के बारे में। ठीक है, मल्लिकार्जुन 1446 से लेकर 1465 तक का समय इसका रहा है, मल्लिकार्जुन का रहा है। ठीक है, हालांकि आपको याद नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा चीनी यात्री मल्लिकार्जुन के समय आया था, महुआन। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है प्रोणदेवराय। ठीक है, विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रोणदेवराय जो है गद्दी पर बैठा और यह घटना जो है बलापहार कहलाती है। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है कि 1485 में प्रोणदेवराय जो है ये शासन करता है। और याद रखिएगा ये विरूपाक्ष की हत्या के बाद, ठीक है, हालांकि एक बात याद रखिएगा, विरूपाक्ष क्या है, विरूपाक्ष देवता का नाम है। ठीक है, तमिल के देवता यानी दक्षिण के देवता है, और मल्लिकार्जुन के द्वारा जो है इस नाम को अपने नाम में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी हत्या कौन कर देता है, तो प्रोणदेवराय जो है याद रखिएगा उसकी हत्या के बाद जो है शासन करता है, गद्दी पर बैठता है, और यह घटना जो है प्रथम बलापहार जो है कहलाता है। ठीक है, प्रथम बलापहार। ठीक है, तो ये जो है पहला एक समय था जिसमें विरूपाक्ष की हत्या हुई थी और उसके बाद कोई राजगद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां से स्टार्ट होता है आपका सालू वंश। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए अंतिम व्यक्ति कौन है, तो अंतिम व्यक्ति मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष यानी कि प्रोणदेवराय होता है, लेकिन प्रोणदेवराय का समय इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आता है सुलु वंश या सालू वंश। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में दूसरा इंपॉर्टेंट वंश है सालू वंश, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखिएगा 1485 से 1505 तक का समय सालू वंश का रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सालू वंश या विजयनगर साम्राज्य के राज्य सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालू वंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर का द्वितीय राजवंश था। इस वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। ठीक है, सालू नरसिंह जो है याद रखिएगा सालू वंश की स्थापना करता है, इसीलिए इसका नाम भी है सालू नरसिंह। ठीक है, सालू नरसिंह के समय उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर बंदी बना लिया था। ठीक है, तो सालू वंश के सालू नरसिंह जो है उसके समय उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति जो है ये विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और उसे पराजित करके बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सिर्फ आप दो बिंदु को याद रखेंगे। पहला, संस्थापककर्ता का नाम सालू नरसिंह है, और दूसरा याद रखिएगा यहां पर सालू नरसिंह की मृत्यु हो गई 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लेता है और विजयनगर के तृतीय राजवंश तुलु वंश की स्थापना होती है। वीर नरसिंह द्वारा इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या कर शासन पर अधिकार करने की घटना को द्वितीय बलापहार कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय अपहरण। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा जब भी किसी की हत्या, राजा की हत्या होती थी और दूसरा राजा आता था तो उसे बलापहार कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से राजाओं को मारकर उस राजा के स्थान को लेने की घटना को हम क्या कहते हैं, बलापहार कहते हैं। तो इस तरीके से दो बार विजयनगर पर दो बलापहार देख लिया आपने। ठीक है, और इस तरीके से सुलु वंश की समाप्ति हो गई है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो सुलु वंश बहुत छोटा सा है, बस आपको याद रखना है संस्थापक का नाम सालू नरसिंह है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा तुलु वंश। ठीक है, अब तुलु वंश को देखिएगा, तुलु वंश में भी थोड़ा सा टॉपिक को याद रखना है आपको। 1505 से 1565 तक का समय तुलु वंश का रहा है, और तुलु वंश जो है तृतीय राजवंश है। याद रखिएगा इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी, सालू नरसिंह ने, और इसको वीर नरसिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा। तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने 60 सालों तक शासन किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1505 और 1565, 60 साल तक के बाद कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 शासक थे और 6 शासकों ने मिलकर 60 साल तक शासन किया था। ठीक है, और जहां पर मैं क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूं उसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा लाइटली याद रखना है, लेकिन नोट्स में आपके होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नोट्स में गायब है ये।
तो याद रखिएगा कि नोट्स में आप जब प्रॉपर लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसके साथ थोड़ी सी आपकी याददाश्त बनी रहती है इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा वीर नरसिंह का जो कार्यकाल है 1505 से 1509 तक रहा है। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था, इसने केवल 4 वर्ष तक शासन किया। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी और विवाह कर जो है समाप्त कर एक उदार नीति का शुरू किया था। यानी कि देखिएगा इसने जो है भुजबल की उपाधि ग्रहण की थी और साथ ही साथ जो है इसने विवाह किया, ठीक है। तो इसको विवाह का जो कर था, ठीक है, यानी कि विवाह कभी कभी क्या होता था कि मैंने बताया था कि इससे पहले शासन के दौरान ऐसा होता था कि सल्तनत काल में आपने पढ़ा था कि विवाह के द्वारा, ठीक है, इल्तुतमिश ने जब इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद जो है आपने सल्तनत काल में देखा था कि लोगों ने, यानी कि तुगलक वंश आया, तुगलक वंश के बाद का एक समय आ गया था जब राजाओं के द्वारा या शासकों के द्वारा क्या किया जाता था, शादी पर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, विवाह कर, याद रखिएगा। तो यहां से इसने क्या किया था, यानी दक्षिण भारत में ये हुआ था कि विवाह पर जो कर था, ठीक है, पहले तो याद रखिएगा विवाह कर जो है ये विवाह कर समाप्त कर दिया और विवाह कर समाप्त करने के बाद जो है इसने उदार नीति अपनाई, ठीक है। तो बेसिकली किसी ने विवाह कर समाप्त किया है उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसने किसने, आपका नरसिंह, वीर नरसिंह ने, ठीक है, पहले भुजबल की उपाधि धारण की, ठीक है, और विवाह कर समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कृष्णदेवराय, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, यदि मैं आपको बोलूं कि क्वेश्चन के तौर पर देखना है तो इसके द्वारा जो भी घटना होगी आपको क्वेश्चन के तौर पर ही इसको देखना है, ठीक है। कृष्णदेवराय याद रखिएगा 1505 से 1509 के बीच का जो समय है, ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि जैसे ही 4 साल का शासन होता है, यहां पर शासन क्रम याद रखिएगा, कृष्णदेवराय का जो शासन क्रम है उसमें याद रखिएगा कि आपका जो शासन क्रम है नरसिंह, वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेवराय आता है, ठीक है। और याद रखिएगा इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय है, ठीक है। पेश नामक इतावली ने कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक वर्ष बिताए थे। कृष्णदेवराय ने शहर बसाया और एक विलास तालाब खुदवाया जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कृष्णदेवराय के समय की जो घटना है उस पर आपको थोड़ा सा बस याद रखें। पेश नामक एक इतावली, ठीक है, कृष्णदेवराय के दरबार में काफी समय तक था, ठीक है। पेश नामक याद रखिएगा एक इतावली। अब देखिएगा इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहीं पर है जिसमें आप क्वेश्चन के तौर पर याद रखेंगे। वह स्वयं यानी कृष्णदेवराय जो है तेलुगु और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात होता है, ठीक है। तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था उसी के दरबार में संबंधित थे। याद रखिएगा अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेद्दन सर्वप्रमुख था जो संस्कृत और तेलुगु के दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको 2 क्वेश्चन यहां पर याद रखना है कि जो है कृष्णदेवराय जो है, ठीक है, कृष्णदेवराय जो है ये स्वयं जो है तेलुगु और संस्कृत का विद्वान था और यही कारण है कि अपने दरबार में ये तेलुगु साहित्य को बहुत ज्यादा सूत्रपात करता था, यानी कि आगे बढ़ाता था। और एक साथ और याद रखिएगा कि इसके दरबार में जो है 8 महान विद्वान रहते थे, ठीक है, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सा शासक है जो कि संस्कृत और आपके तेलुगु का महान विद्वान था, ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं तेलुगु साहित्य का सूत्रपात होना, ठीक है, नए युग का सूत्रपात होना, और किसके दरबार में 8 महान विद्वान जो है ये रहते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कृष्णदेवराय का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कृष्णदेवराय याद रखिएगा। अब देखिएगा कृष्णदेवराय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने साम्राज्य में सहिष्णुता और उदारता व्याप्त था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा बारबोसा और डोमिंगो पायस ने इसके समय यात्रा किया था और ये पुर्तगाली थे, ठीक है। अब देखिएगा इसके बारे में कि बारबोसा कहता है कि राजा इतनी आजादी देता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आ जा सकता था तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता था। कृष्णदेवराय गजपतियों को पराजित कर वहां के बालकृष्ण मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ले गया और विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप की प्रतिमा स्थापित की थी, ठीक है। तो आपको केवल 2 पॉइंट मैंने बताया था उसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। संस्कृत और तेलुगु के महान विद्वान अष्ट कवियों का संगम या अष्ट दिग्गज इसके दरबार में रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कृष्णदेवराय के समय जो है याद रखिएगा कि राजधानी जो है दक्षिण सीमांत पर उसने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक एक नया नगर बसाया था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आज का 16वां क्वेश्चन जो है ये होगा, ठीक है।
कृष्णदेवराय ने हासपेट नामक अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया क्षेत्र, ठीक है, हासपेट नामक एक नगर बसाया था, याद रखिएगा, अपनी पत्नी के स्मृति पे, ठीक है। तो दो नगर बसाए इसने, नागलपुर माता की स्मृति पर और हासपेट नामक नगर जो है पत्नी की स्मृति पर, ठीक है। इसने अनेक भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया, इस जिसमें हजारा मंदिर है, याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं 17वां क्वेश्चन कि विठल स्वामी मंदिर जो है किसने बनवाया था, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये आज का 17वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा, हजारा मंदिर, ठीक है, ये हजारा मंदिर नाम क्या है, हजारों पिलर पर खड़ा ये मंदिर है, याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए इसको हजारा मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो हजारा मंदिर प्लस विठल मंदिर, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त चिदंबरम मंदिर का निर्माण करवाया और 1530 में कृष्णदेवराय का एक महान वीर शासक के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 1530 के मध्य, क्योंकि देखिए 1530 का जो समय है, याद रखिएगा, आपको पता होगा बाबर जो है 1526 में आया था, ठीक है। तो जो बाबरी नामक जो एक साहित्य है, ठीक है, तो इस साहित्य में जो है आपको जानकारी मिलेगा, तो उसमें जो है इसने बताया है कि मेरे समय दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय जैसे शासक रहा है, ठीक है। तो उसका वर्णन जो है 1530 में कृष्णदेवराय की एक महान और वीर शासक के रूप में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उत्तर का जो मुगल काल है उसने भी इसका वर्णन किया है कृष्णदेवराय के बारे में, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि कृष्णदेवराय को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, इससे टॉपिक बनता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद अच्युत देवराय जो है 1530 से 1542 तक का समय रहा, ठीक है। कृष्णदेवराय की अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीनों का था सिंहासन के योग्य नहीं था, ठीक है। अच्युत देवराय के समय पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत की यात्रा की थी, ठीक है। तो ये बेसिक सा है, आपको बस इतना याद रख लेना है। और उसके बाद याद रख लेना है तुलुक वंश के बारे में। तो इसमें देखिएगा नूनीज घोड़े का व्यापारी था, उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ होने से लेकर अच्युत देवराय के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक का इतिहास का वर्णन किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें यह बोला जाएगा कि उस पुस्तक का नाम याद रखिए क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीज, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये जो है घोड़े का व्यापारी था, ठीक है। और भारत में शुरुआती समय में इसको घोड़े बेचने में बहुत दिक्कतें होती थी, ठीक है। लेकिन दक्षिण के क्षेत्र में इसको घोड़े बेचने का और साथ ही साथ घोड़े बेचकर एक अच्छा जो मूल्य है इस घोड़े का मिला था। इस तरीके से ये इसकी कहानी पूरी तरीके से आप देखेंगे क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीज में, तो पूरी जानकारी आपको मिलती है घोड़े के बेचने से लेकर इसके पूरे यात्रा का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकार की नियुक्ति की थी, ठीक है। महामंडलेश्वर नामक एक नए जो पोस्ट है, अधिकार है, उसकी नियुक्ति की थी, याद रखिएगा अच्युत देवराय ने। और अंतिम बिंदु में याद रखिएगा तुलु वंश जो है इसमें कि अच्युत देवराय ने, याद रखिएगा, नूनीज अच्छा ये आपने पढ़ लिया इस पे। तो नूनीज जो है एक घोड़े का व्यापारी था, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है आपका अरामेडु वंश स्टार्ट होता है, ठीक है। अरामेडु वंश जो है एक लाइन में ही आपको याद रखना है, जिसको हम कल पढ़ेंगे, अरामेडु वंश। और इसी साथ मैं स्टार्ट करूंगा बहमनी साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए याद रखिएगा, इसमें फिर आपको दोनों के युद्ध के बारे में जानकारी मिलेगी। अब दोनों के जो प्रशासन काल है उसके बारे में, बहमनी साम्राज्य का प्रशासन काल और आपके विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन काल एक साथ देखेंगे, तुलनात्मक रूप से देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे कि इस समय जो है कौन कौन से कला संस्कृति का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कल मैं कवर करूंगा और बहमनी साम्राज्य भी आपका कल कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपका विजयनगर साम्राज्य से आपने 18 क्वेश्चन लगभग देखा है। इस 18 क्वेश्चन को जीते जागते जितने भी समय आप देखें, कम से कम विजयनगर साम्राज्य का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इस संबंध में, ठीक है। तो इतना काफी आज के लिए, कल करेंगे इसके आगे फिर हम लोग, ठीक है।